आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे विजुअल बेसिक एडिटर देखना, मैक्रोज तैयार करना, मैक्रोज के लिए उपलब्ध रेफरेंसेस का उपयोग करना और मैक्रोज के लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स कस्टमाइज करना। एक्सेल में डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट छुपाया होता है। वो देखने के लिए फाइल टैब में जाइए और ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। अब कस्टम रिबन पर क्लिक कीजिए और मेन टैब में से डेवलपर चेकबॉक्स को ओपन कीजिए। एक्सेल के इस टूल में 5 टूल बटन्स है। उनका उपयोग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। विजुअल बेसिक बटन एक्सेल के विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करने के लिए यूजर को मदद करता है। यूजर ने तैयार किए मैक्रोज देखने के लिए मैक्रोज बटन एक लिस्ट देता है। मैक्रो तैयार करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो बटन यूजर को एक सेट ऑफ स्टेप्स रिकॉर्ड करने में मदद करता है। शुरुआत में सिलेक्ट किए सेल्स के लिए यूज रिलेटिव रेफरेंसेस बटन का उपयोग यूजर को मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए होता है। मैक्रो सिक्योरिटी बटन एक्सेल के मैक्रो के लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स कस्टमाइज करने में मदद करता है। ये सब कोड ग्रुप के बारे में है। आगे जाइए और मैक्रो रिकॉर्ड करके आपका काम और आसान कीजिए। आज आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। विजुअल बेसिक एडिटर देखना, मैक्रोज तैयार करना, मैक्रोज के लिए उपलब्ध रेफरेंसेस का उपयोग करना और मैक्रोज के लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स कस्टमाइज करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे अलग अलग एड-इन्स प्रोग्राम का इस्तेमाल करना, आपके काम की स्पीड और फीचर्स बढ़ाने के लिए जो इंस्टॉल किए प्रोग्राम्स होते हैं उनको एड-इन्स कहते हैं। ये ग्रुप उसी के बारे में है। डेवलपर टैब में से एड-इन्स में 3 बटन हैं, एड-इन्स, एक्सेल एड-इन्स और कॉम एड-इन्स। एड-इन्स बटन को क्लिक करने पर आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं, विकिपीडिया, स्क्रिप्ट लैब, माइक्रोसॉफ्ट विजियो डेटा विजुअलाइजर और माइक्रोसॉफ्ट फ्लो फॉर एक्सेल एटसेट्रा। ये ऑप्शंस आपका काम अधिक सक्षम करने के लिए इंटरनेट की सहायता से नए एड-इन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको मदद करते हैं। अभी के फाइल में डिफॉल्ट ऑफलाइन सर्विसेज का उपयोग करने के लिए एक्सेल एड-इन्स टूल यूजर को अनुमति देते हैं। और आखिरी कॉम एड-इन्स बटन, ये यूजर को फाइल में उपलब्ध एड-इन्स की व्यवस्था करने की परमिशन देता है। इस बटन पर क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो सामने आती है जहां आपको थर्ड पार्टी ने इंस्टॉल किए हुए एड-इन्स दिखेंगे। आज आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। अलग अलग एड-इन्स प्रोग्राम का इस्तेमाल करना, आइए हम कुछ नया सीखते हैं। ये एक्टिविटी आपको सिखाएगी वर्कशीट में मैनुअल कंट्रोल्स इंसर्ट करना, एक्सेल के एक्सएमएल कोड देखना और कंट्रोल प्रॉपर्टीज बदलने के लिए डायलॉग बॉक्सेस चलाना। डेवलपर टैब में तीसरा ग्रुप ये कंट्रोल ग्रुप है। यहां 5 बटन्स है। उनका उपयोग कैसे करना है आइए देखते हैं। इंसर्ट बटन यूजर को एक्सेल डॉक्यूमेंट में कंट्रोल्स चुनने के लिए और उन्हें उपयोग में लाने के लिए मदद करता है। उसमें साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 2 विभाग होते हैं, एक फॉर्म कंट्रोल्स और दूसरा एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स विभाग में बटन, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, स्पिन बटन, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन आदि ऑप्शंस उपलब्ध हैं।
एक्टिवेक्स कंट्रोल्स विभाग में टॉगल बटन कंट्रोल, इमेज बटन कंट्रोल, लेबल बटन कंट्रोल आदि ऑप्शंस उपलब्ध हैं। फॉर्म कंट्रोल्स एक्सेल में तैयार होते हैं तो एक्टिवेक्स कंट्रोल्स अलग लोड किए होते हैं। जब कोई काम बेसिक फॉर्म कंट्रोल की सहायता से नहीं होता, तब एक्टिवेक्स कंट्रोल्स अधिक फ्लेक्सिबल डिजाइन्स इस्तेमाल करने के लिए मदद करती है। डिजाइन मोड बटन यूजर को डिजाइन विंडो में डिजाइन मोड बटन बंद या शुरू करने की अनुमति देता है। प्रॉपर्टीज बटन्स यूजर को सिलेक्टेड कंट्रोल के प्रॉपर्टीज देखने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए मदद करते हैं। कंट्रोल्स चुनने के लिए, बेसिक कोड देखने के लिए और एडिट करने के लिए व्यू कोड बटन यूजर को मदद करता है। और आखिरी रन डायलॉग बटन, कस्टम रन डायलॉग बटन कस्टम डायलॉग बॉक्स चलाने के लिए यूजर को अनुमति देता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर कंट्रोल होना जरूरी है ना? आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। वर्कशीट में मैनुअल कंट्रोल्स इंसर्ट करना, एक्सेल के एक्सएमएल कोड देखना और कंट्रोल प्रॉपर्टीज बदलने के लिए डायलॉग बॉक्सेस चलाना। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे एक्सएमएल सोर्स कोड देखना, एक्सपांशन पैक्स इंसर्ट करना, एक्सपांशन पैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और मैप प्रॉपर्टीज देखना और मॉडिफाई करना। डेवलपर टैब का ये आखिरी ग्रुप है जिसमें 6 बटन कमांड्स हैं। आप उसके बारे में सीखेंगे। सोर्स बटन टास्क पेन द्वारा वर्कबुक के एक्सएमएल मैप्स मैनेज करने के लिए सोर्स बटन यूजर को अनुमति देता है। मैप प्रॉपर्टीज बटन वर्कबुक के एक्सएमएल मैप्स के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए साथ ही मॉडिफाई करने के लिए यूजर को मदद करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बटन डिसेबल्ड है। एक्सपांशन पैक बटन वर्कबुक में नए एक्सपांशन पैक्स जोड़ने के लिए और उन पर काम करने के लिए यूजर को मदद करते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट से जुड़े एक्सएमएल एक्सपांशन पैक्स की मैनेजमेंट इन्हीं बटन से की जाती है। वर्कबुक में से एक्सएमएल डेटा रिफ्रेश करने का काम रिफ्रेश डेटा बटन द्वारा किया जाता है। जब आप नया डेटा वर्कबुक में ऐड करते हैं, तब आपका काम अप टू डेट रखने के लिए उसे थोड़े थोड़े समय बाद रिफ्रेश करते रहना चाहिए। ये बटन भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। आखिर में इंपोर्ट बटन ये दूसरे सोर्सेज द्वारा वर्कबुक में एक्सएमएल डेटा लाने के लिए यूजर को अनुमति देते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट बटन वर्कबुक के एक्सएमएल को दूसरों के साथ शेयर करने की यूजर को अनुमति देते हैं। ये बटन बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। आइए आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। एक्सएमएल सोर्स कोड देखना, एक्सपांशन पैक्स इंसर्ट करना, एक्सपांशन पैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और मैप प्रॉपर्टीज देखना और मॉडिफाई करना। माया विविध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली एक स्टार्टअप में काम करती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इसलिए माया पर कस्टमर कॉल लेने की और प्रॉब्लम एरिया पहचानने की जिम्मेदारी है। किसी समस्या का अभ्यास करना, वो टेक्निकल टीम को समझाना, कस्टमर को सोल्यूशन मिलेगा ये निश्चित करना और आखिर में कॉल लॉग्स नोट करना, ये जिम्मेदारी उस पर होती है। वो कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट मेंटेन करती है और डेटाबेस तैयार करती है। कस्टमर केयर सर्विस सर्वोत्तम बनाने में और कस्टमर डेटाबेस तैयार करने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कॉल ट्रैकिंग कितना प्रभावी हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे
कस्टमर सर्विस कॉल लॉग क्या है? कॉल लॉग बनाने का उद्देश्य पहचानना, कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का काम समझना, कस्टमर सर्विस कॉल लॉग के एलिमेंट्स पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट तैयार करना। कस्टमर सर्विस कॉल लॉग मतलब क्या है? कस्टमर सर्विस कॉल लॉग ये डेटाबेस कलेक्शन है जिसमें कस्टमर कॉल के बारे में टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल जानकारी है जो आगे रिपोर्टिंग और इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कस्टमर का नाम, लोकेशन, स्टार्ट और एंड कॉल टाइम्स, रिस्पॉन्स जैसा डेटा जमा करना ये कस्टमर कॉल लॉगिंग प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। कंपनियां कॉल रिकॉर्ड करती ही है ऐसा नहीं, किंतु उसमें से कुछ सिम कार्ड बेचने वाली कंपनियां हैं जो सुरक्षा के उद्देश्य से कॉल्स रिकॉर्ड करती है। कॉल लॉगिंग का उद्देश्य क्या है? कॉल लॉगिंग का उद्देश्य बिल्कुल सीधा है। ये डेटा यानी किए हुए काम का रिकॉर्ड है जिससे बाद में कभी भी फिर से इस्तेमाल करने के लिए वो एक्सेसिबल हो। ये एक रिकॉर्ड है जो कॉल हिस्ट्री में जाता है। आमतौर पर कॉल लॉग सिंपल होते हैं। कस्टमर से बार बार कंप्लेंट होगी तो वो समझने के लिए भी ये उपयुक्त है। कस्टमर डिलाइट गोल्स साध्य करने के लिए कॉल लॉग शीट का अभ्यास किया जा सकता है। कस्टमर कॉल लॉगिंग कौन इस्तेमाल कर सकता है? जो कंपनियां उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के लिए और फीडबैक लेने के लिए कस्टमर से डील करती हैं, वो कस्टमर कॉल लॉगिंग इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर कंपनियां हर रोज कस्टमर से बड़े पैमाने में डील करती है। बैंक्स, पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक बिक्री कंपनियां ये कुछ उदाहरण हैं। डेटाबेस तैयार होने के बाद आगे क्या होता है? एक बार डेटाबेस तैयार हो गया तो आगे के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। कॉल मैनेजमेंट यानी कॉल गाइडलाइंस जो नेटवर्क का इस्तेमाल करके हर कॉल रूटिंग पर नियंत्रण रखते हैं, वो तैयार करने की और इस्तेमाल करने की प्रोसेस के सिवा कुछ भी नहीं। कॉल लॉगिंग पद्धति और उसकी प्रोसेस ज्यादातर कॉरपोरेशंस, कंपनियां, कॉल सेंटर्स, कस्टमर सर्विस कंपनियां और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिक प्रोसेस द्वारा ऑपरेटर की स्किल, टाइम और डेट, कॉलर का लोकेशन और बाकी बहुत कुछ स्पेसिफाई करते हैं। एक बार कॉल लॉग्स मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर में गया तो डेटा एनालाइज किया जा सकता है और प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी सुधारने के लिए इंटरफेस जैसे लिया जा सकता है। कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्या है और वो कैसे काम करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके मैनुअल कॉल लॉग शीट बनाने के साथ ही आप कठिन काम करने वाली एप्लीकेशन या वेब आधारित सॉफ्टवेयर्स चुन सकते हैं। डेटा कलेक्शन। कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ये एक एप्लीकेशन है जो कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर जैसी कंपनियों के आने वाले कॉल का डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और कलेक्ट करता है। इसमें से कुछ जानकारी में संभाषण का भी समावेश है। आमतौर पर कोई कॉल ट्रैकर डिजिटल मार्केटिंग कॉल का सोर्स, नंबर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, समय और तारीख और बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको ये और अच्छे तरीके से समझने में मदद हो इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। समझिए आपने 1 वर्ष पहले रेफ्रिजरेटर खरीदा है। अब रेफ्रिजरेटर कंपनी टीम से सर्विसिंग की तारीख और समय आपको जानना है। आप क्या करेंगे? जी सही है, कस्टमर केयर क्रमांक पर कॉल कीजिए और आपकी क्वेरी क्लैरिफाई कर लीजिए। एक बार आपने कस्टमर केयर क्रमांक डायल किया तो आपको मशीन जनरेटेड वॉइस में ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सुनाई देगा। आपको आपके कीपैड के नंबर्स प्रेस करके इनपुट्स देना जरूरी है। एक बार आपने इनपुट्स दे दिए तो कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेटा जमा करने का काम शुरू करता है।
इस जानकारी के या डेटा के आधार पर कॉल संगठित पद्धति से सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया जाता है या आप कस्टमर सर्विस अधिकारी से कॉल कर सकते हैं जो आपके प्रश्नों का मैन्युअली जवाब देंगे। जब आप अगली बार कॉल करोगे तब कार्यकारी अधिकारी को यह जरूर समझेगा कि आप कॉल पर हैं, क्योंकि आपकी जानकारी हिस्ट्री में और कॉल मैनेजमेंट में जाती है। कस्टमर कॉल लॉगिंग के प्रोसेस में आपको मदद करने वाले कुछ सर्वोत्कृष्ट सॉफ्टवेयर यानी क्विकबेस, हबस्पॉट, कॉल एक्शन, कॉल फायर, डायलॉग टेक आदि है। ये इंट्यूटिव और इजी टू यूज डैशबोर्ड्स, कॉलर प्रोफाइल, रियल टाइम एनालिटिक्स, कस्टमाइजेबल कॉल रिकॉर्डिंग, कीबोर्ड ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग, CRM इंटीग्रेशन और ऐसे बहुत से स्केलेबल फीचर्स के साथ आते हैं। ये ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पे पर मिनट बेसिस पर काम करती है, जिस वजह से गूगल एडवर्ड्स, SEO इत्यादि द्वारा इंटरनेट से कॉल ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हैं। जब आप कोई कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर चुन रहे हैं तो सही सॉफ्टवेयर चुनना बहुत जरूरी है। कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर चुनना असल में अकलमंदी का काम है, जिसमें आप एक्सेल शीट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस कॉल लॉग के एलिमेंट्स क्या हैं? आप डेटा जमा करने के लिए और मूलभूत फॉर्मेटिंग या प्रक्रिया करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके पारंपरिक कस्टमर कॉल लॉगिंग पद्धति इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में एक नया व्यवसाय या कंपनी शुरू की है जिसमें कस्टमर्स के साथ ज्यादा काम करना पड़ता है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉल इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कॉलर लोकेशन, रिक्वेस्टेड बाय या अप्रूव्ड बाय, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एडिशनल नोट्स, शॉर्ट या कॉमन रिस्पॉन्सेस और बाकी एलिमेंट्स के साथ मैन्युअली शीट तैयार कर सकते हैं। हर एलिमेंट और उसका अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। कॉल इन्फॉर्मेशन में फोन करने वाले या जिनको कॉल किया जाता है ऐसे कस्टमर्स के या कॉलर्स के नाम होते हैं। फोन करने वाला और कस्टमर सर्विस कर्मचारी, इनमें कॉल शुरू होने का वक्त यानी स्टार्ट टाइम। फोन करने वाला और कर्मचारी, इनका कॉल समाप्त होता है, वो एंड टाइम। विशिष्ट तारीख को होने वाले कॉल या इंटरैक्शन डेट कॉलम में इंटर किए जाते हैं। कॉल चलते वक्त कॉलर कहां है, ये कॉलर लोकेशन बताता है। कॉलर को जिस प्रोडक्ट या सर्विस का इशू है उसका वर्णन प्रोडक्ट या सर्विसेज कॉलम करता है। रिक्वेस्टेड बाय या अप्रूव्ड बाय कॉलम में कॉल अटेंड कर रहे कस्टमर केयर अधिकारी का नाम होता है। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस यानी इशू क्या है या कॉल किस बारे में है, इसका संक्षिप्त वर्णन है। कॉल जिस पर आधारित होगा वो विषय। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कॉलम में प्रॉब्लम बताया हो सकता है तथा इशू सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए इशू या क्वेरी के बारे में सोचा है, इन प्रोग्रेस है या सॉल्व्ड है, ये स्टेटस ऑफ क्वेरी में होता है। एडिशनल नोट्स कॉलम का समावेश कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट में किया जाता है, जिसमें कस्टमर केयर अधिकारी एडिशनल कमेंट्स भर सकते हैं, जिससे इशू जल्द सॉल्व करने में मदद हो सकती है। हर बार कस्टमर सर्विस कर्मचारी सफलता से कॉल आयोजित करता है, उसके बाद वो कॉलम टाइटल्स अनुसार उस कॉल से संबंधित डिटेल्स एंटर कर सकता है। वो शीट ओपन रख के कॉल के दरमियान ये डिटेल्स एंटर करना भी सिलेक्ट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट कैसे तैयार करें। कस्टमर सर्विस कॉल लॉग कैसे तैयार करें, आइए सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च कीजिए, ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फाइल सेव कीजिए। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए, ब्राउज कीजिए, सही फाइल लोकेशन चुनिए, सही फाइल नाम एंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। टैब नेम रीनेम करके कंपनी नेम कीजिए। सेल A1 में आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल कस्टमर सर्विस कॉल लॉग एंटर कीजिए। अब A1, B1 और C1 ये सेल्स सिलेक्ट कीजिए। टाइटल के लिए फॉन्ट और फॉन्ट साइज सेट कीजिए। एक अच्छा कलर भी चुनिए।
मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए। आप इस विंडो के RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लिक ओके। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और उसको बोल्ड कीजिए। रो नंबर 2 सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, रो की हाइट क्लिक कीजिए, हाइट वैल्यू एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उसी प्रकार नीचे और कुछ रोज के लिए रो की हाइट सेट कीजिए। सेल A2 में कॉलर नेम एंटर कीजिए। रो सिलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट क्लिक कीजिए तथा स्टार्ट एंड एंड टाइम जैसे कॉलम टाइटल्स एंटर कीजिए। ये टाइटल्स यानी कस्टमर सर्विस कॉल लॉग में जाने वाले एलिमेंट्स के सिवा कुछ भी नहीं है। हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं। अब कॉलम की विड्थ मैन्युअली एडजस्ट कीजिए। संपूर्ण रो क्रमांक 2 सिलेक्ट कीजिए और उसके कंटेंट के लिए फॉन्ट और फॉन्ट साइज सेट कीजिए। कंटेंट बोल्ड कीजिए। A6 से K6 दरमियान सेल्स सिलेक्ट कीजिए और उनके लिए फॉन्ट साइज सेट कीजिए। अब आपके आज मिले पहले कॉलर का नाम एंटर कीजिए। एडजेसेंट सेल में जाने के लिए आप कीबोर्ड पर टैब की प्रेस कर सकते हैं। अब कॉल का स्टार्ट टाइम एंटर कीजिए। एडजेसेंट सेल की तरफ जाइए और कॉल का एंड टाइम एंटर कीजिए। जिस तारीख को कॉल हुआ वो तारीख एंटर कीजिए। जहां कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिस लोकेशन पर बेचे जा रहे हैं उनके लिए आप कुछ कॉमन ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। डेटा टैब पर जाइए, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। अलाउ में लिस्ट ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। अब लोकेशंस वाले सोर्सेस एंटर कीजिए। आप हर लोकेशन के बाद कॉमा एंटर करके ठीक से एंटर कर रहे हैं ये निश्चित कीजिए। क्लिक ओके। अब कॉलम ई में दिए हुए सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शंस देख सकेंगे। उस पर क्लिक कीजिए और लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। आगे के सेल में प्रोडक्ट या सर्विस डिटेल्स एंटर कीजिए। फोन लेने वाले कर्मचारी का नाम एंटर कीजिए। शॉर्ट रिस्पॉन्स एंटर कीजिए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की डिटेल्स भरिए। क्वेरी स्टेटस का उल्लेख कीजिए। फिर डेटा वैलिडेशन सेट कीजिए। इस केस में सोर्सेस अलग होंगे। सही एंटर कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। अब ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और रिस्पॉन्स सिलेक्ट कीजिए। अगर कुछ अतिरिक्त नोट्स होंगे तो वो एंटर कीजिए। उसी प्रकार बाकी कॉल्स और संबंधित जानकारी का डेटा भरिए। आपका डेटाबेस अब तैयार किया जा रहा है। हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा एनहांस करते हैं। रो नंबर 1 के सेल्स कॉलम के तक सिलेक्ट कीजिए। रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मर्ज एंड सेंटर कंटेंट मिडिल को सेट कीजिए और सेल को सेंटर अलाइनमेंट सेट कीजिए। सेल की रो हाइट बदलिए। इसके बाद रो नंबर 2 के सेल्स सिलेक्ट कीजिए और सेम मॉडिफिकेशन स्टेप्स फॉलो कीजिए। इस सेल्स के लिए एक कलर सेट कीजिए। आप इस विंडो के RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं और ओके क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर सफेद रखिए। अब डेटा के साथ बाकी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट कलर बदलिए। आप इस विंडो में RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं। पूरा होने पर ओके क्लिक कीजिए। सेल्स फिर सिलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट मिडिल और सेंटर सेट कीजिए। जरूरत हो तो कॉलम विड्थ मैन्युअली एडजस्ट कीजिए। डेटाबेस पढ़ने में अच्छा करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव रोज को कलर देंगे। कलर कस्टमाइज कीजिए और थर्ड रो के लिए सेट कीजिए। रो सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए। यहां दिखाए जैसे 5th रो को कलर अप्लाई कीजिए। डेटा के साथ सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डेटाबेस को सही बॉर्डर अप्लाई कीजिए। अब संपूर्ण डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और पेज लेआउट टैब पर जाइए। मार्जिन्स पर क्लिक कीजिए। कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक कीजिए। पेज पर जाइए और लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिए। स्केलिंग सेक्शन में फिट टूल पर क्लिक कीजिए और फिर वैल्यू सही प्रकार से स्पेसिफाई कीजिए। पेज साइज A3 सेट कीजिए। मार्जिन पर जाइए।
हॉरिजॉन्टली पर क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। जरूरत हो तो उसमें बदलाव कीजिए। उसके अनुसार टेक्स्ट मॉडिफाई कीजिए। अब डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते समय आपको कुछ सेटिंग्स का विचार करना जरूरी है। जब आपको सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ डेटाबेस या सिलेक्ट किए हुए रोज और कॉलम्स प्रिंट करने होते हैं, तब आपको सिलेक्शन ऑप्शन चुनना होगा। कैसे, ये सीखेंगे। सिलेक्टेड डेटाबेस पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाइए और एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस क्लिक कीजिए। फाइल लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और फिर ऑप्शंस क्लिक कीजिए। यहां सिलेक्शन क्लिक कीजिए। ओके, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। अब डॉक्यूमेंट के सिलेक्टेड पार्ट ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट में पब्लिश हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट एक्टिव शीट्स ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर आपने सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो सिर्फ करंट शीट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट की जाएगी। अगर आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आपको एंटायर वर्कबुक ये ऑप्शन चुनना जरूरी है। आपने हर प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट के लिए सही ऑप्शन चुना है, ये निश्चित कीजिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। कस्टमर सर्विस कॉल लॉग क्या है? कॉल लॉग बनाने का उद्देश्य पहचानना, कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का काम समझना, कस्टमर कॉल लॉग के एलिमेंट्स पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट तैयार करना। इस प्रकार कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने माया को कस्टमर केयर सर्विस संभालने का तरीका सुधारने में मदद की है। मनीष नलगांव का एक जिम्मेदार सरपंच है। एक दिन राकेश उसके पास एक समस्या लेकर आया। अच्छी गुणवत्ता वाली खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने के बाद भी उसकी फसल बहुत कम होती है। सरपंच ने उसे बताया कि अच्छी फसल के लिए केवल महंगी खाद का उपयोग ही पर्याप्त नहीं है। उसने राकेश को किसानों के लिए उपलब्ध सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में बताया। सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आप अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए देखें ऐसा कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन सॉइल हेल्थ कार्ड लेने की प्रक्रिया को समझाना। सॉइल हेल्थ कार्ड SHC योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित एक योजना है। राज्य सरकार मिट्टी के नमूने एकत्र करके
विशेष प्रयोगशालाओं में उनकी जांच करवाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड इन्हीं जांच की रिपोर्ट होती है जिसमें विभिन्न मापदंडों के आधार पर मिट्टी के नमूने की स्थिति दी जाती है। इनके आधार पर ये किसानों को खाद और उसकी मात्रा के उपयोग के बारे में सुझाव देता है। साथ ही ये अनुकूलतम उपज के लिए मिट्टी में किए जाने वाले सुधारों के विषय में भी सुझाव देता है। सॉइल हेल्थ कार्ड लेने के लिए वेबसाइट http://soilhealth.dac.gov.in पर जाएं और प्रिंट योर सॉइल हेल्थ कार्ड लिंक पर क्लिक करें। अब तारीख की अवधि, राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव, वित्तीय वर्ष आदि सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करें। निर्धारित क्षेत्र के सभी किसानों की मिट्टी के नमूने की सूची प्रदर्शित होती है। अपना नाम खोजें और अपने सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रिंट करने के लिए उसके सामने स्थित प्रिंट लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आप कार्ड देख सकते हैं। इसमें मिट्टी की रासायनिक संरचना और खाद के लिए अनुशंसा शामिल होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि केवल कुछ ही क्लिक में किसान महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। इससे उन्हें पैदावार में काफी अधिक वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है। ये जानकारी अन्य लोगों के साथ साझा करें ताकि सरकार के इस प्रयास से अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें। किसानों का पोर्टल किसानों के लिए रुचिपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि विभिन्न फसलों के लिए मौजूदा बाजार मूल्य। आपको इस पोर्टल का उपयोग भारतीय किसानों के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आप इस पोर्टल को किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं। किसानों का पोर्टल आपके लिए तब उपयोगी होगा जब आप इंटरनेट पर अपने राज्य की नवीनतम कृषि बाजार की कीमतों को जानना चाहते हैं। भारत में सभी किसान इस पोर्टल को उपयोगी पाएंगे। सरपंच ने गांव के किसानों की सभा बुलाई है। वो समझा रहे हैं कि अपने उत्पाद की दैनिक बाजार दर के बारे में पूरी जानकारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। किसानों को नहीं पता कि ये सूचना उन्हें कहाँ मिलेगी। सरपंच समझाते हैं कि वे इसके लिए ऑनलाइन फार्मर्स पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखें कि इस पोर्टल का उपयोग कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। फार्मर्स पोर्टल पर सामानों की बाजार दर जांचने का तरीका समझाना। पहले फार्मर्स पोर्टल http://farmer.gov.in पर जाएं। बाईं ओर स्थित मेन्यू से पोस्ट हार्वेस्ट पर क्लिक करके विकल्प मार्केट प्राइस सिलेक्ट करें। फिर अदर एग्री कमोडिटीज सिलेक्ट करें। कमोडिटीज वाइज, मार्केट वाइज डेली रिपोर्ट सिलेक्ट करें। प्रदर्शित कैलेंडर में उस तारीख को सिलेक्ट करें जिसके लिए आप कीमतें जानना चाहते हैं और सबमिट पर क्लिक करें। अब आप कृषि संबंधी सभी सामग्रियों की सूची देखेंगे। जिन सामग्रियों की कीमतें आप जानना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें। आप एक से अधिक विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करें। सर्च के परिणाम में राज्यवार किस्में और सिलेक्ट की गई सामग्रियों की कीमतें प्रदर्शित होती है। तो आप देख सकते हैं कि अब किसानों के पास एक बेशकीमती साधन है जिससे वे अपने उत्पाद की दैनिक कीमतों की जानकारी रख सकते हैं। इससे उन्हें उचित दरों पर अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी और बेईमान बिचौलिए उन्हें ठग नहीं सकेंगे। वेबसाइट उचित ही कहती है, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप है। अब आप इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं।
इस कार्य में आप सीखेंगे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, टेम्पलेट का उपयोग, टेक्स्ट एंटर करना, टेक्स्ट सिलेक्ट करना, टेक्स्ट एडिट करना, परिवर्तनों को अनडू और रीडू करना। आप जानते हैं कि जब आप पहली बार वर्ड को शुरू करते हैं, तब आपके सामने एक नया खाली डॉक्यूमेंट खुलता है। ये एक खाली पेज के समान होता है, जिसमें कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स शामिल होती हैं। जब पहले से विद्यमान वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हो, तो एक नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करके बाएं पैन में न्यू को सिलेक्ट करें। सेंट्रल पैन में आप विभिन्न टेम्पलेट की श्रेणियां देख सकते हैं। टेम्पलेट एक पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट होता है, जिसे कुछ सामान्य उद्देश्यों जैसे फैक्स, इनवॉइस अथवा बिजनेस लेटर के लिए तैयार किया गया होता है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट का उपयोग करके कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और फिर सेंट्रल पैन में अभिष्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें। फिर दाहिने पैन में क्रिएट आइकॉन पर क्लिक करें। बस हो गया। आपके द्वारा चुने गए टेम्पलेट के आधार पर उपयोग के लिए तैयार एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। अभी के लिए हम शुरू से एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अतः हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे। शीर्ष पर दाहिनी ओर स्थित एक्स के आकार के आइकॉन पर क्लिक करें। सामने प्रदर्शित होने वाली विंडो में डोंट सेव पर क्लिक करें, क्योंकि इस समय हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना नहीं चाहते। जब वर्ड एप्लीकेशन चल रही हो, तो एक नया खाली डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए फाइल टैब को सक्रिय करें और न्यू, खाली डॉक्यूमेंट, क्रिएट इसको सिलेक्ट करें। एक चमकते हुए कर्सर के रूप में इंसर्शन का बिंदु प्रदर्शित होता है। अब हम टाइप करना शुरू करने के लिए तैयार है। इसमें कीबोर्ड पर बटनों को दबाने का काम शामिल है। जब आप कीबोर्ड पर किसी अल्फाबेट के बटन को दबाते हैं, तो वो अल्फाबेट कर्सर अथवा इंसर्शन बिंदु से पहले इंसर्ट हो जाता है और कर्सर एक स्थान आगे खिसक जाता है। अब हम प्रदर्शित तरीके से प्रमुख हेडिंग को टाइप करेंगे। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन को दबाए रखकर अल्फाबेट के बटन को दबाएं। प्रत्येक शब्द के बीच स्थान छोड़ने के लिए स्पेस बार दबाएं। एंटर दबाएं। इससे कर्सर अगली लाइन पर चला जाता है। एक खाली लाइन छोड़ने के लिए एक बार फिर से एंटर दबाएं। अब प्रदर्शित तरीके से अन्य टेक्स्ट टाइप करें। जैसे जैसे आप टाइप करते रहते हैं, वैसे वैसे सामान्य टाइपराइटर के विपरीत कर्सर स्वतः ही अगली लाइन पर चला जाता है। वर्ड में इस फीचर को टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। लेकिन यदि आप लाइन पूरी होने से पहले ही अगली लाइन पर जाना चाहते हैं, तो एंटर बटन को दबाएं। कर्सर आपके डॉक्यूमेंट में अगली लाइन पर चला जाता है। जब आप शब्दों के बीच एक खाली स्थान से अधिक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कई बार स्पेस बार को दबाने के बजाय टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। टैब बटन से कर्सर एक टैब स्टॉप आगे चला जाता है। टेक्स्ट के लिए एक अंश को सिलेक्ट करने के लिए उस बिंदु पर क्लिक करके दबाए रखें जहां से आप शुरू करना चाहते हैं, और फिर अपने कर्सर को दाहिनी ओर ड्रैग करें और जब आप सिलेक्शन के अंत में पहुंच जाएं, तो छोड़ दें। किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। किसी पूरी लाइन अथवा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्शन बार का उपयोग कर सकते हैं, जो बाई मार्जिन से बाहर एक अदृश्य स्थान होता है। जब आप अपने माउस के पॉइंटर को
उस क्षेत्र में रखते हैं, ये दाहिनी ओर संकेत करते हुए एक एरो में बदल जाता है। एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन बार पर क्लिक करें। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस को सिलेक्शन बार पर रखें और डबल क्लिक करें। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन बार पर 3 बार क्लिक करें। किसी टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किए हुए क्षेत्र से बाहर कहीं भी क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट एंटर करने के बाद आप उनमें कुछ परिवर्तन करना चाह सकते हैं। टेक्स्ट के कुछ अंश को डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और डिलीट को दबाएं। अलग-अलग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिने स्थित कैरेक्टरों के लिए डिलीट दबा सकते हैं और बाईं ओर स्थित कैरेक्टरों के लिए बैकस्पेस दबा सकते हैं। किसी पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिनी ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक डिलीट दबा सकते हैं अथवा बाईं ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक बैकस्पेस दबा सकते हैं। एक खाली लाइन को डिलीट करने के लिए उस लाइन पर क्लिक करें और डिलीट को दबाएं। कभी-कभी कुछ परिवर्तन करने के बाद आप निर्णय करते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अनडू कमांड का उपयोग करके अपने पिछले कार्य को अनडू कर सकते हैं। आइए पहले हम एक लाइन के टेक्स्ट को डिलीट करें। पूरी लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं। अब इस क्रिया को अनडू करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूलबार से अनडू को सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Z का उपयोग करें। एक बार फिर लाइन प्रदर्शित होती है। आप अनडू की हुई किसी क्रिया को रीडू भी कर सकते हैं। इसके लिए क्विक एक्सेस टूलबार से रीडू को सिलेक्ट करें अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Y का उपयोग करें। जो लाइन प्रदर्शित हो गई थी वो अब फिर से डिलीट हो गई है।